रात डिनर का वक्त था जब फारा को सर्वेंट ने आकर कहा कि उसे बड़े साहब बुला रहे हैं। पैगाम सुनकर वो शशुपंच में कुछ देर खड़ी रह गई। उसे आज दूसरा दिन था। नदीम मलिक के अलावा सिर्फ फ़हीम और उसकी बीवी उससे एक बार मिले थे। उनका अंदाज नदीम मलिक जैसा अपनायत भरा तो नहीं था, लेकिन बुरा भी नहीं था। फरहाद और ताइब में का उसे आमना सामना नहीं हुआ था। और अब ये पैगाम। कुछ देर गुजरी होगी कि नदीम मलिक का पैगाम फिर आया था। नाचार उसे जाना ही पड़ा। नदीम मलिक ने उसके कपड़े मंगवा दिए थे और हॉस्टल जाकर खुद बात कराए थे, लेकिन उसका साथ जाना उन्हें मुनासिब नहीं लगा तो उसे लेकर नहीं गए। मरे हुए कदमों के साथ वो कमरे से बाहर निकलकर राहदारी में आ गई। रास्तों का भी इतना इल्म ना था। वो तो जब के आई थी कमरे में बंद थी। खैर, आवाज़ें आ रही थीं जो उसके आगे बढ़ने पर मज़ीद करीब हो रही थी। फरहाद, चलो ना डिनर के बाद। कसम से मेरा आइसक्रीम खाने का परसों से दिल कर रहा है। तुम कल भी नहीं लेकर गए थे। चलते हुए ड्राइंग रूम की जानिब आई थी और उसे फरहाद और इशाल नजर आए। इशाल मन्नत करने के अंदाज में उससे लिपटी हुई थी। दोनों का अंदाज काफ़ी बेतकल्लुफ़ाना था। फारा के कदम वहीं जमे थे। उसे आगे जाना मुनासिब नहीं लग रहा था। वो दोनों उसकी मौजूदगी से बेखबर एक जानिब गए थे जहाँ से आवाज़ें आ रही थी। फारा को जाने क्यों खुद पर गुस्सा आया था। वो इतनी झिझक जाने किससे कर रही थी। वो तो बहुत पुरएतमाद थी। आंखें बंद करके उसने लंबे लंबे गहरे सांस लिए, खुद को पुरसकून किया और हिम्मत दी। 5 मिनट वो वहीं आंखें बंद करके खड़ी रही। उस अमल से इतना फ़ायदा हुआ कि उसके असाब जो तने हुए थे नॉर्मल हुए और दिमाग को कुछ सुकून हुआ। आखिर में पुरसकून से गहरी सांस लबों से खारिज की और आंखें खोलीं तो सामने फरहाद खड़ा था। फारा को लगा सारे अमल पर पानी पड़ गया हो जैसे, क्योंकि उसे देखकर उसके अंदर फिर वही बेचैनी ने सर उठाया था जो उस घर में आती उस पर हमवक्त छाई हुई थी। बाबा बुला रहे हैं और उन्होंने कहा है कि आपको साथ लेकर ही आऊँ। शायद आप शर्मा रही हैं जो इतनी बार बुलाने पर भी नहीं आई। चबा चबा कर बोलता अपनी बेजारी वो साफ जाहिर कर रहा था। उसके अंदाज पर फारा के माथे पर नागवारी से बल पड़े थे। चलिए। फारा ने भी अपनी नागवारी को खूब जाहिर किया और उसकी आंखों में देखकर कहा। चंद पल वो दोनों यूं ही एक दूसरे को घूरते रहे। ना फरहाद ने नजर हटाई और ना ही फारा ने। फरहाद झटके से पलटा और लंबे लंबे कदम उठाने लगा। उसकी पैरवी करना फारा की मजबूरी ना होती तो वो मरकर भी उसके पीछे ना जाती, लेकिन ताया जान का पैगाम बहुत बार आ चुका था। डाइनिंग टेबल पर घर वालों के अलावा 2 अफराद और बैठे थे। फारा को माहौल में तनाव महसूस हो चुका था। फरहाद तो अपनी जगह पर बैठ चुका था। उसके लिए खाली कुर्सी एक ही थी जो फरहत बेगम के साथ थी। मुश्तरका सलाम करते हुए वो वहीं बैठ गई। सलाम का जवाब भी वहाँ बैठे आधे लोगों ने दिया था। तारिक साहब, ये मेरी भतीजी, मेरे छोटे भाई इकराम की बेटी फारा इकराम मलिक। ताया अब्बा ने अपने मखसूस नरम लेकिन पुख्ता लहजे में बुलंद आवाज़ में कहा। फारा ने नज़र उठाकर सिर्फ ताया अब्बा को देखा जो उसके देखने पर मुस्कुराए थे। जी, मुझे फरहत आपा ने बताया था। तारिक साहब ने हल्का सा मुस्कुराकर उसे देखा और खाने में मसरूफ़ हो गए जैसे कोई ख़ास बात ना हो। उनका अंदाज नदीम मलिक को अच्छा तो ना लगा, लेकिन जब्त करने पर मजबूर थे। फारा का मूड तो वैसे ही ऑफ हो चुका था। उसका दिल किया उठकर वहाँ से चली जाए, लेकिन वहाँ बैठना मजबूरी थी। घर के किसी अफराद ने उसे ना ही खाने के लिए कहा और ना ही किसी किस्म का कोई खुशामदी तासुर किसी के चेहरे पर था। सामने पड़े डोंगे में से उसने बिल्कुल थोड़ा सा सालन लिया, आधी रोटी मुश्किल खाई और सबसे पहले उठी। जैसे किसी ने उसके आने का कोई नोटिस नहीं लिया था, ऐसे ही जाने का भी नहीं लिया। नदीम भाई साहब, फरहाद और इशाल की शादी के मुतालिक बात कर लें, डेट के मुतालिक। फारा ने अपने पश्त पर तारिक साहब की आवाज़ सुनी थी। वो बगैर रुके अपने कमरे की तरफ बढ़ती रही, सो मालूम ना हुआ कि आगे से क्या जवाब मिला। मेरा ख्याल है ये बातचीत मेरे बगैर भी हो सकती है, शायद हो चुकी हो। मेरी राय तो क्या, शायद वजूद भी कोई अहमियत नहीं रखता। लड़का है, लड़के की माँ है और भाई भी, मेरी क्या ज़रूरत। तारिक साहब की बात के जवाब में नदीम मलिक ने कहते हुए फरहाद, फ़हीम और अपनी जोजा को देखा था। उन सबको उनके अंदाज पर सांप सूंघ गया था जैसे। बाबा जान, कैसी बात कर रहे हैं आप। फ़हीम कहते हुए अपनी कुर्सी से उठने लगा उनके पास आने के लिए, लेकिन वहीं रुक गया क्योंकि वो अपना हाथ उठाकर उसको रोक चुके थे। खाना अच्छे से खाइएगा। किसी की तरफ देखे बगैर वो उठे और वहाँ से निकल गए। बाकी दम बखुद बैठे रह गए। जिसका हाथ जहाँ था वहीं रह गया। एक शर्मिंदगी सी पूरे माहौल पर हावी हो गई। सब एक दूसरे से नजरें चुराने लगे। फरहत बेगम के दिल पर जो गुजरी, बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने तासुरात को छुपाया था। यही हाल फरहाद का भी था। तारिक और इशाल भी हक्का बक्का से सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे थे जो अचानक बिगड़ी थी। फ़हीम और निज़ा तो शर्मिंदगी के मारे नज़र न उठा सके। खाना अब किसी के हलक से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा था। खालू जान को क्या हुआ है फरहाद। वो दोनों लॉन में बने बेंच पे एक साथ बैठे थे जब इशाल ही फरहाद से पूछा। कुछ नहीं, वैसे ही अपसेट हैं। फरहाद ने उसे टाला।
फारा की वजह से? इशाल के दुरुस्त अंदाजे पर हैरान ना हुआ। अब जाहिर था सब जान चुके थे कि बाबा अपने भतीजे के मामले में बहुत जज्बाती हो रहे थे और फरहाद का तो इनका ये रद्द अमल अंदर से काट ही गया था। वो जानता था कि बाबा उसके मना करने के बाद का गुस्सा निकाल रहे हैं और फरहाद को उनका यह अंदाज कमज़ोर कर रहा था। वो बाबा से बहुत मोहब्बत करता था और उनकी ये लाताल्लुकी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पता नहीं वो इशाल को क्या जवाब देता। कितनी अजीब बात है ना, वो तुम्हारी कज़न निकली, याद है ना जब उससे मिले थे? इशाल की सुई फारा में ही अटकी थी। फरहाद उसे फारा के मुतालिक पहले ही बता चुका था जब वो उस घर में आई थी। कोई और बात करो इशाल, प्लीज़। फरहाद ने उसे मज़ीद इस बारे में बात करने से टोका तो इशाल ने भी फ़ौरन बात बदल दी। वो फरहाद की बेदिली महसूस कर चुकी थी और ये बेदिली उसके नज़दीक अच्छी ही थी। फरहाद के अंदर क्या चल रहा था इस सबसे बेखबर वो मुतमिन थी, उन दोनों को रिश्ते को लेकर। ओके, तो बताओ शादी के बाद हम कहाँ जाएंगे? बाबा से मैंने कह दिया है कि हम दोनों को पेरिस का गिफ्ट दें। उसने कहकर चमकती आंखों से उसे देखा और मज़ीद बोलने लगी। कितना मज़ा आएगा ना फरहाद, मैं और तुम, और नए रास्ते, नई जगह, वो दुनिया ही और होगी, है ना? आसमान को देखते हुए उसकी आंखें जैसे वही मंजर देख रही थीं। फरहाद का जहन उलझा हुआ था। वो उसकी बात कहाँ सुन रहा था? उसके दिमाग से तो बाबा का अंदाज ही नहीं निकल रहा था। मेहमानों को रुखसत करके फरहत बेगम कमरे में आई तो नदीम मलिक मौजूद नहीं थे, ना ही वो रात भर कमरे में आए। जो भी हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उस लड़की की वजह से। इतने सुकून से ज़िंदगी गुजर रही थी, ये लड़की तूफान बन के आई और सबकी ज़िंदगियों को हिला डाला। लेकिन मैं अब मज़ीद अपने घर में ये सब बर्दाश्त नहीं करूँगी। सुबह फरहत बेगम ने कुड़ते दिमाग से सोचा था। रात भर वो नदीम मलिक की राह तकती रहीं। नींद क्या खाक आनी थी। अब भी अजान के वक्त वो उठ बैठी। नमाज और कुरान पढ़ने के बाद भी उनका दिमाग सोचों में मुंतशिर था। चेहरे पर पथरीले तासुरात सजाए वो कमरे से निकली थी। फारग तो एक यहाँ नींद आ ही नहीं रही थी और जो थोड़ी बहुत आती भी थी तो इतनी बेचैनी भरी होती कि हर 10-15 मिनट बाद उसकी आंख तो ज़रूर खुलती। वक्त ने हमेशा उसके साथ अजीब ही खेल खेला था और अब भी वही खेल जारी रखे हुए था। उसे लगता कि वो जैसे हवा में मुअल्लिक है, कोई ऐसा नहीं जो उसे थाम ले और अपने आगोश में समेट ले और वो सब दुख, दर्द, परेशानियों को भुलाकर सुकून से आंखें बंद कर ले, एक पुरसकून मीठी नींद में सो जाए। और जिन हाथों ने उसे थामा हो वो हाथ हर उस हाथ को रोकें जो उसकी नींद में खलल डालें। ऐसा शायद नामुमकिन था। हाँ, इस मामले में वो पुरयकीन थी कि ऐसा उसके लिए कोई नहीं कर सकता, ऐसा उसके लिए कोई नहीं आएगा। दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बजा कि वो डर गई और उठ बैठी। दस्तक मुसलसल हो रही थी। उसे उठकर दरवाजे के पास जाना ही पड़ा। कौन? दरवाज़ा खोलो। रुबदार आवाज़ फरहत बेगम की थी। वो आवाज़ पहचान गई थी। फारा ने दरवाज़ा खोल दिया। फारा थोड़ा सा साइड में थी। फरहत बेगम गुजर कर अंदर आई, एक तायराना नज़र कमरे पर डालकर मुड़कर दरवाजे के पास खड़ी फारा पर नजरें गाड़ी। तुम समझ रही हो कि कामयाब हो गई? इस घर में घुसना बहुत आसान लगा तुम्हें, है ना? उनके अंदाज में एक चोट सी थी। फारा ने गहरी सांस भरी। उनकी आमद से ही लगा रहा था कि वो नेक इरादे से नहीं आई। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रही हूँ, अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और निकलो यहाँ से, अभी के अभी। फारा ने दोनों हाथ सीने पर बांधे और सर भी झुका दिया। वो एक ऐसे बच्चे की मानित लगी जो उस्ताद की डांट पर सर झुकाए खड़ा हो जाता, लेकिन उस पर उस्ताद की एक भी बात का असर नहीं होता। ऐसे क्या खड़ी हो? सुना नहीं क्या कहा मैंने? फरहत बेगम को उसके अंदाज पर तैश आया था, जिस वजह से उनका लहजा भी बुलंद हुआ। फारा टस से मस ना हुई, यूं ही सर झुकाए खड़ी रही जैसे वो किसी और से बात कर रही हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें मैं निकालती हूँ अभी और देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। उसके करीब आकर उन्होंने उसका बाजू पकड़ा और उसे घसीटते हुए ले जाने लगी। फारा में उनसे कई ज़्यादा ताकत थी, लेकिन फारा भी बेजान सी उनके खींचने पर चलती रही, कमरे से निकलकर ड्राइंग रूम तक और वहाँ से बाहर लॉन में। अम्मा, क्या हुआ? क्या कर रही हैं आप? लॉन में खड़ा फरहाद उनको इस अंदाज में आते देखकर हैरान ही रह गया। चुप करो फरहाद, आज इस फसाद की जड़ को घर से निकाल कर रहूँगी। 4 दिन से देख रही हूँ तमाशा जो इस घर में चल रहा है, अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो तेज़ तेज़ चलते से हाँप रही थी, लेकिन जब बोली तो लहजा कड़क था। फारा का लहजा स्पॉट था, फारा का चेहरा भी स्पॉट था। फरहाद उनके बोलने पर चुप हो गया। उन्होंने उसे गेट का दरवाज़ा खोलकर बाहर धकेला और दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सारा अमल उन्हें थका गया था। वो सांस लेने लगी। फरहाद यूं ही खड़ा था। उन दोनों का रुख गेट की जानिब था। सांस ले लिया तो अब मेरा भी हाथ पकड़ो और मुझे भी ऐसे बाहर निकालो। नदीम मलिक की आवाज़ पर दोनों माँ बेटा साकित हुए थे। वो उनकी बात पर फरहत बेगम उन्हें मुड़कर देखने लगी।
वो इस वक्त बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इस वक्त बात बढ़ने का खतरा था। वो कुछ कहे बिना खामोशी से उनके पास से गुजरने लगी। सुना नहीं क्या कहा मैंने? जैसे उस लड़की को बाहर निकाला है उसी तरह मेरा भी हाथ पकड़कर बाहर निकालो। फरहत बेगम। अब की बात वो बोले नहीं दहाड़े थे। बाबा जान। फरहाद की सिरसराती आवाज़ निकली। मत कहो मुझे बाबा, सुना तुमने? फरहाद मलिक। वो उसकी तरफ उंगली उठाकर बोले। फरहाद सुन हो गया। इतना शदीद रद्द-ए-अमल, इतना नफरत भरा अंदाज। क्या देख रही हो? पकड़ो मेरा हाथ और ऐसे ही बाहर निकालो जैसे भी फारा को निकाल कर आई हो। ये पहली बार था जब फरहत बेगम को उनके अंदाज से खौफ आया था। नदीम मलिक गुस्से से सुर्ख होती आंखें पर जमाए खड़े थे। क्या हुआ बाबा जान? अम्मा। हैरान परेशान फ़हीम हाँफता हुआ आया था। पीछे घबराई हुई निदा भी थी। आप सिर्फ जज्बाती होकर कर रहे हैं ये सब, फरहत बेगम दबे दबे अंदाज में बोली, लेकिन अंदाज खफकी भरा था। जज्बाती? क्या तुम नहीं हो अपने रिश्तेदारों के लिए जज्बाती, अपने बहन भाइयों के लिए जज्बाती? नदीम मलिक ने तेज लहजे में उनकी बात काटी। तुम और तुम्हारी औलाद अगर मेरी मजबूरी को नहीं समझ सकती ना, तो मेहरबानी करके मेरे लिए मज़ीद परेशानी भी मत पैदा करो। उन्होंने कहते हुए हाथ जोड़े थे। फ़हीम को मामला मज़ीद बिगड़ता लगा। बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज़ बाबा। फ़हीम ने नज़दीक आकर उनके कंधे पर हाथ रखा। मेरे भाई की बेटी है, वो कोई गैर नहीं, कोई गिरी पड़ी नहीं जिसको तुम यूँ हाथ पकड़कर बाहर निकाल दो। उनकी बातों फरहत बेगम लब भींचे सुन रही थी। अगर इस घर में उसके लिए जगह नहीं है तो मैं भी नहीं रहूँगा। बाबा ऐसा मत कहें, प्लीज़ अंदर चलें, आराम से बैठकर बात करते हैं। फ़हीम उनको पकड़कर अंदर ले जाने लगा। छोड़ो यार, 4 दिन हो गए हैं तुम लोगों का ड्रामा देख रहा हूँ। क्या अहमियत है मेरी तुम सबके नज़दीक? बता दिया तुम लोगों ने मुझे। उन्होंने फ़हीम को पीछे किया। उनका लहजा टूटा हुआ था। आवाज़ आखिर में लड़खड़ा गई। ऐसा कुछ नहीं है बाबा जान, आप बस इस वक्त कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। फ़हीम तड़प कर बोला था। फरहाद को भी बाप का लहजा ज़ख्मी कर गया। तो फिर फरहाद से कहो कि वो फारा से निकाह करे, आज अभी। उनकी बात पर अम्मा समेत वो दोनों भी अपनी जगह जामिद हुए। लेकिन बाबा, कुछ लम्हों बाद फ़हीम ही कुछ कहने के काबिल हुआ, लेकिन नदीम मलिक ने उसे टोक दिया। कुछ नहीं सुनना मुझे, वरना मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ और फिर शक्ल भी नहीं दिखाऊंगा अपनी। फरहाद ने अपने बाप का चेहरा देखा, जो इस वक्त उस ज़िद्दी बच्ची की तरह लग रहे थे जिसे बस अपनी बात मनवानी थी, कुछ भी करके। एक ऐसा बच्चा जो रूठा भी था और मचलते हुए अपनी बात मनवाने के लिए गुस्सा भी दिखा रहा था। जाने क्यों फरहाद को इस पर अपने बाप पर बेइंतहा प्यार आया था। बाबा एक आइडियल बाबा थे। ज़िंदगी के हर मामले में उन्होंने औलाद को सबसे पहले नंबर पर रखा था, हमेशा। बाबा जान, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। फरहाद ने उनको मोहब्बत से देखा। आंख में आंसू थे और वो मुस्कुरा भी रहा था, या शायद रो रहा था। आपसे ज़्यादा कुछ अहम नहीं है। वो बोलकर रुका नहीं, अंदर चला गया। फ़हीम और फरहत बेगम सख्ते की कैफियत में खड़े रह गए। उनका सख्ता उस वक्त टूटा जब गेट बंद होने की आवाज़ आई। नदीम मलिक फारा को लेने गए थे। उनके कदमों की तेज़ी बता रही थी कि वो गोया जंग जीत गए थे और सुरखरू हुए थे। फरहाद, तुम भी अपने बाप की तरह जज्बाती हो रहे हो, लेकिन इस सब में तुम दोनों बाप बेटा इशाल को भूल रहे हो। अम्मा और फ़हीम उसके पीछे कमरे तक आए थे। अम्मा प्लीज़, नहीं भूल रहा मैं इशाल को, लेकिन इशाल और बाबा में से अगर मुझे किसी को चुनना हुआ तो वो बाबा ही होंगे, हमेशा। वो थक कर बोला था। फरहाद, बाबा को मिलकर समझाते हैं, कोई और हल भी निकल सकता है। तुमने तो शुरू में ही हाथ पाँव छोड़ दिए। फरहाद और फ़हीम को उसका एकदम मान जाना अजीब लगा और बुरा भी। भाई, फरहाद उनको बस देख कर रह गया। क्या वो नहीं देख रहे थे कि बाबा इस वजह से उनसे दूर हो रहे थे? ऐसे में अगर वो भी अपने बाबा की तरह जिद करता तो क्या बनता? ठीक है, करिए बाबा से बात, और जो भी नतीजा निकले बता दीजिएगा, वैसा कर लूँगा। वो कहकर अपने कपड़े अलमारी से निकालने के बाद वॉशरूम में चला गया। मुझे पता था तुम्हारा बाप कुछ ऐसा ही करेगा। और फ़हीम, क्या मुंह दिखाऊंगी मैं अपनी मरी बहन को, तारिक को, और इशाल? फरहत बेगम का दिल आने वाले वक्त से हौल रहा था। वो इस बात से बेखबर थी कि वक्त ने तो उनके लिए भी मज़ीद बेरहम होना था। फारा आहिस्ता से चलती हुई कुछ दूर एक घर के बाहर बने ईंटों से बने बेंच पर बैठी, दोनों हाथों तले थोड़ी रखे कहीं गुम थी। नज़रें सामने गैर मरी नुक्ते पर मरकूज थीं। वो सोच सोच के इतना थक चुकी थी कि अब कुछ सोचना भी नहीं चाहती थी, बल्कि थके हुए जहन में कोई सोच आ ही नहीं रही थी। कुछ देर बाद हाँफते हाँफते से नदीम मलिक उसके पास आए।
फारा। उनके पुकारने पर फारा ने ना ही उनकी जानिब देखा और ना ही अपनी पोजीशन चेंज की। फारा, उठो, घर चलो। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेरा कोई घर नहीं है, वो यूं ही सामने देखकर बोली। अंदाज रोबोट जैसा था। उनके अंदाज पर नदीम मलिक ने लब भींचे। अभी घर का मामला सेट किया था, फारा को कैसे समझाते वो। उनके एहसाब जवाब दे चुके थे, उनमें मजीद बहस करने की हिम्मत ही ना बची थी। ठीक है, मैं भी यहाँ ही बैठा हूँ, फिर जहाँ जहाँ तुम वहाँ ही मैं, वो कहकर उसके साथ ही बैठ गए। फारा ने आंखें टेढ़ी करके उन्हें देखा। ओके ठीक है, जैसे आपकी मर्जी, फारा कहकर फिर सामने देखने लगी। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा दोनों यूं ही बैठे आने जाने वाले लोगों को देखते रहे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, बड़े कॉलेज दफ्तर को निकल रहे थे। जिस घर के आगे वो लोग बैठे थे उस घर से भी बच्चे निकलकर स्कूल को गए थे। यूं ही घंटा हो गया, 1.5 घंटा, 2 घंटे। ना फारा ने बात की, ना ही नदीम मलिक ने उसे बुलाया। दोनों एक साथ खामोश बैठे थे। कुछ देर और गुजरी होगी जब नदीम मलिक ने देखा फरहाद उनकी तरफ आ रहा था। वो दूर से ही उन्हें बैठे देखकर पहचान चुका था। फरहाद की नज़र उन पर पहले ही पड़ चुकी थी। आप अपना मोबाइल भी नहीं लेकर गए और इतना वक्त हो गया, चलिए घर। करीब आकर फरहाद खफगी से बोला। उसने बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया था। फ़हीम और वो इतने वक्त में उनके लिए खासे परेशान हो चुके थे। भाई जी यहीं थे, नहीं करीब ही हैं, आ रहे हैं। उनको कहने के बाद फरहाद ने फ़ोन पर फ़हीम को मुतला किया। चलें अब कि और देखना है कुछ। फरहाद उन दोनों को हिलते ना पाकर थोड़ा गुस्से से बोला। उसके अंदाज पर फारा को गुस्सा आया, लेकिन जब्त कर गई। चलो फारा। नदीम मलिक ने उठकर उसका हाथ पकड़कर उसे भी उठाना चाहा। मुझे नहीं जाना, आप जाएं। फारा ने उनके हाथ से अपना हाथ छुड़वाया। फरहाद को बेइंतहा गुस्सा आया। उसकी वजह से उनके घर का माहौल दरम भरम हो गया था और उसके नखरे ही ख़त्म होने को नहीं आ रहे थे। बाबा काफ़ी हो गया जो भी हुआ, अब प्लीज़ इनसे कहिए कि मज़ीद तमाशा मत बनवाएं, कसर तो वैसे भी कोई छोड़ी नहीं है। उसके अंदाज पर फारा ने हैरान होकर उसे देखा। उसे फरहाद का इतना तल्ख अंदाज समझ नहीं आ रहा था। अभी उसकी माँ ने ही उसे घर से निकाला था और वो उसे ही गलत कह रहा था। फरहाद। नदीम मलिक ने फरहाद को डपटा और घूरने लगे। फारा का चेहरा सबकी के एहसास से सुर्ख पड़ गया। फारा ने लब भींचकर नदीम मलिक की जानिब देखा। बावजूद जब्त के उसकी आंखों में आंसू आए थे। फरहाद की कही बात उसे कोड़े की तरह लगी थी। फरहाद पर नदीम मलिक की डांट का कोई असर ना हुआ था, जो इसके तासुरात साफ बता रहे थे। जो बात तुमने की है फरहाद किसी तौर पर मुनासिब नहीं। फारा को सॉरी बोलो। इससे पहले फरहाद कुछ कहता उसका मोबाइल रिंग हुआ और वो मोबाइल की जानिब मुतवज्जे हुआ। नंबर देखा तो निदा भाभी का था। फरहाद ने हैरान होते हुए फ़ोन उठाया। फरहाद का ध्यान फ़ोन की जानिब हुआ तो फारा ने अपने पानियों से भरी आंखें मिली। नदीम मलिक भी फरहाद की जानिब मुतवज्जे हुए। आंखें साफ करने के बाद वो दोनों हाथों में सर थाम कर बैठ गई। जब फरहाद की परेशानी भरी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्या? कब? अभी? लेकिन कैसे? अच्छा आप फिक्र मत करें, मैं अभी आता हूँ। फरहाद परेशान होकर अपना माथा मसल रहा था। क्या हुआ फरहाद? फ़ोन बंद करने के बाद नदीम मलिक ने पूछा तो वो फट पड़ा। क्या होना है? पुलिस आई थी और भाई को पकड़कर ले गई है। क्या? नदीम मलिक सुनकर शिश्तर रह गए। फरहाद ने खुद को मजीद कोई सख्त बात कहने से रोका और पलटकर तेज़ कदमों से घर की जानिब जाने लगा। सुनकर तो फारा भी परेशान हुई और कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात घूमी कि उसकी भी वजह वही थी। फारा बेटा घर चलो। फरहाद के जाने के बाद नदीम मलिक ने उसे कहा। फारा ने देखा उनके चेहरे पर परेशानी फैल चुकी थी। फारा फिर से उनके सामने बेबस हुई थी। जो भी था वो चाहे खुश नहीं थी और मज़ीद ही परेशान और दुखी हुई थी। लेकिन नदीम मलिक भी तो सिर्फ उसकी वजह से ही अपने घर में सबसे लड़ पड़े थे। वो भी उसकी वजह से ही परेशान थे। उनके कहने पर फारा ने मज़ीद कुछ कहे बगैर उठ खड़ी हुई तो उन्होंने भी अपने कदम उस तरफ बढ़ाए जिस तरफ फरहाद गया था। फारा ने मरे मरे अंदाज में उनकी पैरवी की थी। घर पहुंचे तो फरहाद सर पकड़े फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। पास परेशान सी निदा भी खड़ी थी। फरहत बेगम नदीम मलिक और फारा को देखकर भिपर ही गईं। लेकर आ ही गए ना फिर से इस फसाद की जड़ को घर में। सुकून नहीं मिला ना आपको? देख लें, इसके चक्कर में आपका बेटा जेल चला गया। अम्मा प्लीज़ 1 मिनट मुझे कॉल पर बात करने दें सुकून से। फरहाद गुस्से से कहता फ़ोन पर बात करता कमरे से बाहर निकल गया। फजूल बात मत करो। निदा क्या हुआ है? नदीम मलिक ने नागवारी से फरहत बेगम को टोका और निदा से पूछने लगे। फरहत बेगम फारा को चुपती नज़रों से देख रही थी, जो फारा को बखूबी महसूस हो रही थी। आई थी इसकी माँ और बाप इसे लेने पूरी फौज के साथ। बकौल उनके हमने इनकी बेटी को ज़बरदस्ती इस घर में कैद किया है और अब पुलिस तुम्हारे बेटे को ले गई है इसे ना पाकर।
फरहत बेगम चटक कर बोली थीं। खूनख्वार नजरें फारा पर जमी थीं। फारा और नदीम मलिक दोनों की रंगत जर्द हुई। मामला इस नौबत तक आ जाएगा किसी ने सोचा तक ना था। नदीम मलिक तेजी से अपना फ़ोन निकालते वहां से निकले थे। पीछे फारा अकेली फरहत बेगम की कटेली नजरों की जद में थी। निदा भी परेशान सर थामे बैठी थी। कहाँ जा रही हो? फारा उस कमरे की तरफ बढ़ी जिसमें ठहरी थी, लेकिन उसके उठते कदम फरहत बेगम के आवाज पर जामिद हो गए थे। बेशरम, हया नाम की कोई चीज है क्या तुम में जो फिर वापस आ गई हो? अगर किसी गैरतमंद का खून होती तो कभी वापस ना आती। उनके अल्फाज पर जिल्लत के बेइंतहा एहसास से फारा का चेहरा सुर्ख हुआ। वो गुस्से से बोलते उठकर उसके पास आते हुए बोली। फोन बंद करता फरहाद अंदर आता वहीं रुक गया। अम्मा का गुस्सा भी उसे जायज लग रहा था। फारा के सुर्ख पड़ते चेहरे पर उसे जरा तरस नहीं आया था। उसका दिल कर रहा था वो खुद उसको कम से कम एक थप्पड़ लगा दे। मुझे गाली देने से पहले सोच लें, मेरे खून का ताल्लुक आपसे ही है। बहरहाल खून तो एक ही है ना। फारा की बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी थी। जो वो सह रही थी उसकी फितरत नहीं थी। मुरव्वत में उसकी इज्जत नफ्स की बैंड बजी हुई थी। वो पहले कौन सा खुशियां मना रही थी, लेकिन फिर भी जिंदगी में कुछ तो सुकून था। लेकिन यहाँ आने के बाद वो सुकून तो खत्म हुआ ही था। फालतू में जबरदस्ती यहाँ सबके सर पर मुसल्लत रहना उसकी खुददारी पर पहाड़ जैसे बोझ की तरह था। लेकिन फरहत बेगम से उसका लहजा बर्दाश्त न हुआ। उन्होंने तैश में आकर उसे थप्पड़ मारा था। इस उम्र में भी उनके थप्पड़ में इतनी शिद्दत थी कि फारा का चेहरा घूम गया। खुद को हमारे साथ मत मिलाओ। जाने कौन सा गंदा खून तुम्हारे अंदर है। तुम सिर्फ नदीम मलिक को ही बेवकूफ़ बनाओ, हमें नहीं बीबी। उनके अल्फाज ने जैसे फारा का सीना चीरा था। उन अल्फाज ने थप्पड़ से भी ज़्यादा दर्द दिया था। उसकी आंख से आंसू मचल कर निकले थे। आंखें लाल हो चुकी थीं। उसने उन पर जख्मी सी निगाह डाली जो हकारत से उसे ही देख रही थी। अम्मा जान बस करें, इधर आएं। फरहाद एक नज़र फारा पर डालकर उनको कंधे से थामा और लेकर जाकर सोफे पर बिठाया और टेबल पर रखे पानी का गिलास उठाकर उनके मुंह से लगाया। परेशान ना हो, वकील आ रहा है, उसके साथ जाकर अभी भाई को ले आऊँगा। उसने उन्हें तसल्ली दी थी। सारी उम्र तुम लोगों को संभाल कर रखा, अब ये भी देखना था। फरहत बेगम आरज़ीदा सी बोली। भाभी प्लीज़ आप भी टेंशन मत लें, भाई बिल्कुल ठीक घर आ जाएंगे। फरहाद ने निदा को भी तसल्ली दी। फारा आओ मेरे साथ, हमें इसी वक्त हॉस्पिटल जाना है। नदीम मलिक तेजी से अंदर आकर बोले, लेकिन फारा को आंसू बहाते देखकर चौंक गए। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? उनके लहजे में उतरती परेशानी वहां मौजूद नफूस को बखूबी महसूस हुई थी। फरहत बेगम ने शौहर के अंदाज पर नखुवत से चेहरा दूसरी सिमती मोड़ लिया। आप भी इन सबके जैसे क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बाकी सबकी तरह? फारा ने उनको दुख से देखा और वहीं नीचे बैठकर रोने लगी। नदीम मलिक तो साके से उसके हिचकोले खाते वजूद को देख रहे थे। ड्रामा। अम्मा की आवाज़ पर फरहाद ने उनका हाथ दबाकर उन्हें मजीद कुछ कहने से रोका, लेकिन नदीम मलिक को अंदाज़ा हो चुका था कि यहाँ क्या हुआ होगा। उन्हें फरहत बेगम का ड्रामा लफ्ज़ बखूबी सुनाई दिया था। वो उनसे मजीद बहस नहीं करना चाहते थे क्योंकि जान चुके थे वो नहीं समझने वाली थी। जो उन्होंने सोच लिया था वो सोच लिया था। अब उनसे मजीद बहस बेकार ही थी। सुनो मेरी बच्ची, मैं बाकी सबके जैसा क्यों नहीं हूँ पता नहीं, लेकिन मैं फारा के लिए उसकी तहज्जुद में मांगी गई दुआओं की कबूलियत हूँ। तुम्हें नहीं लगता? वो बमुश्किल उसके पास नीचे बैठे थे। उम्र इजाज़त नहीं देती थी यूँ चौंकड़ी मार कर बैठना, लेकिन फारा के लिए वो भी कर ही लिया था। उनकी बात पर फारा ने घुटनों में दिया, सर उठाकर उन्हें देखा। चेहरा आंसुओं से तर था। मजीद आंसू आंखों से बहे जा रहे थे। फारा ने देखा तो उनके भी आंखें भीग गईं। बाप ना सही, बाप जैसा तो हूं ना मैं, और बाप के दिल तो ऐसे ही होते हैं बेटियों के लिए। उनका लहजा लर्जा था। फारा रोते हुए उनकी बाहों में छुपी थी। नदीम मलिक ने बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह उसे अपने आगोश में समेटा था। फरहत बेगम इस चीज़ को कभी नहीं समझ सकती थी। जिनके दिल बंद हों या जिनके दिल में सिर्फ अपनों से मुंसलिक रिश्तों के मामले में ये दर्द और एहसास जागता हो, उनके दिल किसी के दर्द को नहीं समझ सकते। ऐसे लोगों के लिए अपनों का दर्द दर्द होता है और दूसरों का दर्द ड्रामा। थोड़ी देर पहले फारा को थप्पड़ मारकर जो सुकून उन्हें हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा तपिश उन्हें इस वक्त महसूस हो रही थी। नदीम मलिक का अंदाज़ उन्हें जला गया था और कोई शक नहीं, ये अंदाज़ थप्पड़ और उनके फारा को कहे गए अल्फाज से ज़्यादा जानलेवा था। लेकिन फरहाद अपने बाप के अंदाज पर खौफजदा हुआ था। उनकी मोहब्बत का यह अंदाज उसके रोंगटे खड़े कर गया था। कुछ तो ख़ास होगा ना उस लड़की में जो इस वक्त उनके सीने से लगे आंसू बहा रही थी, जो उन्हें अपनी मोहब्बत में इस कदर आगे ले जा चुकी थी। ये सिर्फ भाई की औलाद से मोहब्बत तो नहीं लग रही थी, वो इस वक्त मलिक इकराम अली की बेटी नहीं, नदीम मलिक के वजूद का हिस्सा लग रही थी। चलो बस करो,
उठो, हमें अभी तुम्हारे नाना से मिलने जाना है। वो हॉस्पिटल में हैं और शायद अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं। नदीम मलिक ने अपने बूढ़े हाथों से उसके आंसू साफ करते हुए कहा, तुम फ्रेश होकर आओ, फिर चलते हैं। फारा किसी की जानिब देखे बिना उठकर कमरे की जानिब बढ़ गई। फरहाद, तुम चल रहे हो मेरे साथ, उन्होंने फरहाद से कहा। बाबा जान, भाई को लेने भी जाना है। वो हैरान होकर बोला कि बाबा को क्या वाकई फ़हीम भाई की फ़िक्र नहीं थी? ये तो औलाद को भूल चुके हैं, जैसे कुछ पता नहीं कि बेटा बेगुनाह ही जेल में बंद है। फिक्र है तो सिर्फ उस लड़की की। फरहत बेगम चुप ना रह सकें, सुलग कर बोली, फरहत बेगम, मैं अब तुमसे इस मामले में मजीद बहस नहीं कर सकता। तुमने नहीं समझना, मुझे मत समझो, लेकिन आइंदा उस लड़की को कुछ मत कहना, वरना पलटकर तुम्हें कहूँगा तो कुछ नहीं, लेकिन माफ़ कभी नहीं करूँगा। और ये बात मैं तुमसे आखिरी बार कर रहा हूँ, दोबारा फिर नहीं करूँगा। वो कहकर अपने कमरे की जानिब गए। दोबारा उन्होंने फरहाद को भी जाने का नहीं कहा था। लेकिन मैं ज़मानत के कागज़ सब तैयार करके लाया हूँ, तो अब क्या रुकावट है? फरहाद अपने वकील के साथ जमानत की पूरी कार्रवाई मुकम्मल करके पुलिस स्टेशन पहुंचा था, लेकिन पुलिस अफसर न जाने कौन कौन से बहाने बनाने लगा। थोड़ी देर बहस के बाद भी वो फ़हीम को रिहा करने पर राज़ी न हुआ तो फरहाद समझ चुका था कि वो लोग भारी रिश्वत खाकर बैठे हैं। साहब जी, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूँ, बात सिर्फ इतनी सी है कि साहब किसी केस के सिलसिले में गए हैं, तो जाने उनको कब टाइम लगेगा। शायद ही वो वापस आए, कल आ जाइएगा। हवलदार माचिस की तीली कान में घुमाता बेजारी से बोला, तो फरहाद ने लब भींचे। यह मामला जितनी आसानी से हल हो सकता था, उतनी रुकावटें उसमें आ रही थीं। फरहाद ने अपने सोर्सेस लगाए थे, लेकिन फ़हीम के बाहर आने का कोई चांस नहीं बना। दिन गुजर रहा था इस सब में। भाई परेशान मत हो, ज़रूर कोई हल निकालते हैं। आपको किसी ने कुछ कहा तो नहीं? किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है? फरहाद के लिए एक तकलीफ़देह लम्हा था अपने भाई को तो इस हालत में मिलना, और तो वो इस वक्त शर्मिंदा भी था कि वो कुछ भी ना कर सका और भाई अभी तक जेल में थे। नहीं फरहाद, मैं ठीक हूँ, मुझे अंदाज़ा हो गया था कि काम मुश्किल होगा, फ़हीम ने सरगोशी करते हुए कहा। क्या मतलब, कैसे? फ़हीम के अंदाज ने फरहाद को अच्छा खासा चौंकाया था। फारा की माँ का जो शौहर है, उसका नाम जावेद न्याजी है ना? उसका भाई था, शायद नाम मालूम नहीं हुआ, लेकिन उसके नाम के आगे भी न्याजी था। वो यहाँ बैठ कर गया है जब मुझे लोग लेकर आए। उनका इरादा है कि हम फारा को उनके हवाले करें, तो ही ये लोग मुझे छोड़ेंगे, वरना। फ़हीम ने जुमला दोहरा छोड़ा तो फरहाद को बेचैनी हुई। वरना अगर कल तक फारा इनके पास ना गई तो ये लोग मुझ पर झूठा केस करवा कर और फंसाएंगे, ताकि हम फारा को उनके हवाले करने पर मजबूर हो जाएं। फरहाद के परेशान चेहरे पर नज़र डालकर फ़हीम आहिस्तगी से बोला, क्या? फरहाद को शदीद हैरानगी हुई थी। मामला इतना पेचीदा हो जाएगा उसे बिल्कुल अंदाज़ा ना था। और मुझे लगता है बाबा को भी धमकी दी होगी कॉल करके। फ़हीम ने अपना खदशा जाहिर किया। फरहाद को मामले की संगीनी का एहसास हुआ। बाबा से उसका कोई राब्ता नहीं हुआ था। वो फारा को लेकर हॉस्पिटल गए थे। क्यों गए थे उसे नहीं मालूम, लेकिन उसे अपने बाप से इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। फारा इकराम उनकी ज़िंदगी में मुश्किलें लाई थी और बाबा उसके लिए प्रोटेक्टिव थे। अगर ये सब मामला ऐसे था तो इस पल फरहाद को जाने क्यों बाबा के लिए फ़िक्रमंदी हुई, जाने क्यों उसका दिल अनजाने खौफ में डूबा था। तुम परेशान मत हो और बाबा के साथ रहो, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। फ़हीम ने उसके परेशान चेहरे पर नज़र डालकर उसका हाथ पकड़कर तसल्ली दी। फरहाद ने अपने तासुरात छुपाए। वो फ़हीम को मज़ीद फ़िक्रमंद नहीं करना चाहता था। वो वाकई अंदर से परेशान हो चुका था, लेकिन उसे फ़हीम के सामने अपनी परेशानी छुपानी पड़ी। दोनों भाइयों ने बहुत साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजारी थी। कभी कोई ऐसा काम ना किया जो उनके लिए और वालिदैन के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता, और ये सब तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। फरहाद फ़हीम से मिलकर उसे तसल्ली तो क्या देता, उसका जहन सोचों के माज का बन चुका था। नदीम मलिक उसे हॉस्पिटल में लेकर आए थे। सुबह से कुछ ना खाया था, सर भी दर्द से फट रहा था। इतने दिनों के रत जगह ने साहब अलग भुजल कर रखे थे। फारा में मजीद कुछ भी सोचने की हिम्मत ना थी। वो मजीद जोड़ तोड़ नहीं कर सकती थी। सुकून था जो ख़त्म हो चुका था। वो खुद को हालात के धार पर छोड़ चुकी थी। छोड़ना क्या था, जब दिलो दिमाग को सोचने के काबिल ही नहीं रहे तो वो क्या करे फिर। बस यूँ लग रहा था जहन साथ ही नहीं है, जैसे वो हिम्मत छोड़ चुकी थी। कमज़ोर बिल्कुल नहीं थी वो, लेकिन कमज़ोर कर दी गई थी। वक्त ने कमज़ोर कर दिया था, हालात ने कमज़ोर कर दिया था, फरहत बेगम के थप्पड़ ने कमज़ोर कर दिया था, उनके अल्फाज ने अंदर से तोड़ दिया था। उनकी नफ़रत भरी निगाह जिसमें उसके लिए तज़हीक थी, ज़िल्लत थी, उस निगाह ने ख़त्म कर दिया था। वो चुप हो गई थी, मुंह धोकर आई थी, लेकिन दिल अभी भी रो रहा था।
अगर उसका बाप होता उसके साथ, या उसकी माँ को उससे मोहब्बत होती, उसकी फ़िक्र होती, वो एक आम जिंदगी गुजार रही होती जिसमें उसके माँ बाप उसके साथ होते, तो किसी में हिम्मत होती कि उसे उंगली भी लगा देता? थप्पड़ तो दूर की बात थी। और ऐसी घटिया बातें कर सकता कोई इसको? कभी नहीं। अगर वो भी नॉर्मल ज़िंदगी में होती तो ऐसा कभी ना होता, बिल्कुल नहीं होता। और इस बात का इतराक फारा को उस वक्त हुआ जब फरहत बेगम ने उस पर हाथ उठाया और इस ख्याल ने दिल पर आड़े चलाए थे। गोया इतना दुख हुआ कि वो नदीम अली के मोहब्बत भरे अंदाज पर संभली तो थी, लेकिन उस एहसास से ना निकल पाई। और उस एहसास ने उसे कुछ भी सोचने के काबिल ना छोड़ा था, या वो कुछ सोचना ही चाहती नहीं थी। खाली जहन के साथ वो उनके साथ आई थी। लियाकत अली बीमार थे और अस्पताल दाखिल थे। उन्हें दिल का मसला था। डॉक्टर के मुताबिक उनके पास वक्त कम था। नदीम मलिक चाहते थे फारा उनसे मिले। उनके ख्याल में लियाकत अली को फारा से बहुत पहले ही मिलना चाहिए था। उन्हें समझ नहीं आई इतनी फिक्र और ख्याल के बावजूद वो फारा को मिले क्यों नहीं। जब उसके लिए इतना किया था तो ये कोई मुश्किल तो ना था। फारा ने उनको देखा जो नहीफ से बेड पर लेटे थे। आंखें अधखुली थीं और वो उसे ही देख रहे थे। उसे देखकर मुस्कुराए और सर के इशारे पर उसे पास बुलाया। फारा उनके नज़दीक हुई। मुझे सिर्फ इस चीज़ का अफसोस है कि जब इतने साल पहले तुमसे मिला था तो तुमको ये नहीं बता सका कि मैं तुम्हारा नाना हूँ। बता देना चाहिए था मुझे और तुम्हें अपने पास रखना चाहिए था, लेकिन जाने क्यों उस पर ऐसा नहीं कर सका। मुझे माफ़ कर देना। वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहे थे। फारा ने खामोशी से नज़रें झुकाकर उनकी बात सुनी। वो बहुत आहिस्ता बोल रहे थे। जब वो कह चुके तो फारा ने नज़रें उठाकर उन्हें देखा। बीमारी और तकलीफ़ के बावजूद वो उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराए थे। फारा का दिल वैसे ही भरा था। अब भी आंसू निकल आए, लेकिन उनसे क्या शिकवा करती, उनको क्या कहती। उस इंसान ने उसे पाला था। जो भी था उसकी हर ख्वाहिश ऐसे ही पूरी हुई थी जैसे किसी लाडले बच्चे की होती थी। नहीं, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, फारा ने भीगे लहजे में कहकर उनका नहीं हाथ पकड़ा था और मुस्कुराकर उन्हें देखा। फारा अपने मामू से भी मिली। उसे वो संजीदा से लगे। अब ऐसे ही थे, मालूम नहीं। डॉक्टर ने लियाकत अली के पास थोड़ी बैठने की इजाज़त दी। कुछ देर बाद वो लोग बाहर निकल आए और ये कुछ देर फारा उनके पास ही बैठी रही थी। बात तो बहुत कम की उन्होंने, क्योंकि उनसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा था। तब तक नदीम मलिक साकिब को भी जो हुआ बता चुके थे। नदीम मलिक वैसे भी फारा के नाना को मज़ीद परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भी कुछ बात साकिब को बताना ज़रूरी समझा। और ये सब सुनकर साकिब अली को शर्मिंदगी ही हुई थी। उनकी बहन इस हद तक चली जाएगी उम्मीद नहीं थी। उसे तो बाप के बीमारी की भी कोई परवाह नहीं थी। आप फारा का निकाह करें, उसके बाद उनके पास कोई वजह नहीं होगी उस पर हक जिताने की, क्योंकि शादी के बाद उस पर उसका हक शौहर रखेगा और उन लोगों को भी सुकून आ जाएगा। शादी से बहुत मसले हल हो जाएंगे और आप बेफिक्र रहें, आपका बेटा बिल्कुल सही सलामत आप तक पहुंचेगा। आप आज रात ही फारा का निकाह करें। साकिब के बाद से नदीम मलिक भी मुत्तफिक थे। यही सब उनके दिमाग में भी चल रहा था और अब सोच को अमल देने का वक्त था। उन्होंने वहाँ से रुखसत लिया और फरहाद को फ़ोन घुमाया। फरहाद मलिक, मुझे इतना बताओ, क्या तुम अपनी ज़ुबान पर कायम रहने वाले मर्द हो? फारा ने उनकी बात सुनी थी और चौंकी भी। दूसरी तरफ फरहाद जो परेशान था और भाई को निकालने के लिए मज़ीद कोशिश कर रहा था, बाप की बात सुनकर चुप रह गया। उसे मालूम हो गया था कि बाबा किस बारे में बात कर रहे हैं। जी बाबा, वो गहरी सांस भरकर बोला। ठीक है, मैं घर आ रहा हूँ, तुम भी घर पहुँचो। लेकिन बाबा, फरहाद ने कुछ कहना चाहा लेकिन वो फ़ोन बंद कर चुके थे। फरहाद लब भींचकर गाड़ी में बैठा था। नदीम मलिक फ़ोन बंद कर चुके थे। फारा भी तवज्जगी से बाहर देखने लगी। उसने सुनी ज़रूर थी नदीम मलिक की बात, लेकिन गौर नहीं किया। उसका दिल तो वैसे ही डूबा जा रहा था, ये सोचकर कि उसे फिर से फरहत बेगम का सामना करना होगा। घर आकर नदीम मलिक ने उससे कहा कि वो कमरे में जाए, वो उसे लिए वहीं खाना भेजेंगे उसके लिए। फारा ने खामोशी से उनकी बात मानी और कमरे में आ गई। सर दर्द से फटा जा रहा था। कुछ देर बाद मुलाजिम खाने की ट्रे ले आया। क्या आप मुझे सर दर्द की गोली ला देंगे? फारा से दर्द बर्दाश्त न हुआ तो उसे कह दिया। वैसे भी यहाँ कहाँ सर दर्द की गोली होती। यस मैम। मुलाजिम 2 मिनट बाद आया और उसे दवाई थमाकर चला गया। फारा ने आधी रोटी थोड़े से सालन के साथ खाई और 2 गोली पैनाडोल की ली। अपने जहन को सुकून देने के लिए उसने अपने दिमाग को फालतू सोचने से शऊरी तौर पर रोका था और चादर सर तक तानकर आंखें बंद करके लेट गई। मज़ीद क्या होना था उसके लिए, उसको बर्दाश्त करने के लिए मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत थी और वो तभी आ जाती थी जब वह सुकून की नींद लेकर सोती, फिर ही फ्रेश हो सकती थी। दवाई से सर को कुछ फ़र्क पड़ा था तो नींद आंखों में आने लगी और कब वो नींद में गई उसे खुद मालूम ना हुआ। आधा घंटा वो सोई होगी मुश्किल, जब उसे फिर से नदीम मलिक ने उठाया था।
फारा उठो, बात सुनो। उनके पुकारने पर वो गायब दिमागी से उठ बैठी थी और यूं ही उन्हें देखने लगी। तुम ठीक हो? नदीम मलिक ने पूछा तो उसने बस सर हिलाया और टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। इसे इस वक्त बहुत नींद आ रही थी। दिल कर रहा था सोती रहे बस। फारा, उन्होंने उसे फिर आवाज़ देकर मुतवज्जे किया। जी मैं सुन रही हूँ, वो वैसे ही बोली तो वो उसके पास बेड पर बैठ गए। फारा, अभी कुछ देर बाद मौलवी साहब आएंगे निकाह के लिए। उनकी बात सुनकर फारा ने आंखें खोलकर हैरत से उन्हें देखा। क्यों, किस लिए? उसे बात ही समझ नहीं आई थी। उसे लगा उसे सुनने में गलती हुई थी। निकाह के लिए। नदीम मलिक ने उसके हैरत ज़रा चेहरे को देखा। किसके निकाह के लिए? ये सवाल पूछते फारा का दिल बेहंगम सा धड़कने लगा। तुम्हारे और फरहाद के निकाह के लिए, नदीम मलिक ने कहते हुए उसके चेहरे पर से नज़रें हटाईं। क्या? फारा ने बेयकीनी से उनको देखा। अभी 10 मिनट तक आऊँगा मैं, वकील और कारी साहब के साथ। वो उसका सवाल नज़रअंदाज करते उठे और कमरे से बाहर निकलने लगे। फारा को जैसे होश आई, वो चादर पीछे करती दुपट्टा संभाल कर उठी थी। मुझे नहीं रहना यहाँ और ना ही किसी से शादी करनी है, मैं अभी जा रही हूँ यहाँ से, वो तुर्स लहजे में कहकर अपने कपड़े बैग में रखने लगी। नदीम मलिक उसकी बात पर मुड़कर उसे देखने लगे जो गुस्से से भर चुकी थी। आप जानते हैं कैसी जिल्लत बर्दाश्त की मैंने कल? नहीं जानते, लेकिन आप चाहते हैं वही जिल्लत मैं उम्र भर के लिए से हूँ। वॉशरूम में लटके कपड़े लाकर बैग में ठोंस कर वो विपर कर बोली। ऐसा नहीं होगा। नदीम मलिक को समझ नहीं आया वो उसे कैसे रोकें। मुझे नहीं जानना ऐसा होगा या नहीं, मुझे ये शादी नहीं करनी बस। अपना बैग पकड़कर वो दो टोक लहजे में कहती कमरे से बाहर निकलने लगी। दरवाज़ा खोला तो कमरे के बाहर फरहाद खड़ा था और वो सब कुछ सुन चुका था। फारा ने उसे देखकर अपने लब भींचे और साइड से निकलकर जाने लगी। नदीम मलिक ने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उसका रद्द-ए-अमल इतना शदीद होगा। उनके ख्याल में जैसे उसने अब तक उनकी बात मानी थी आगे भी मानेगी, लेकिन उनका ख्याल गलत साबित हुआ था। फरहाद, रोको उसे प्लीज़। नदीम मलिक में जैसे ताकत न बची थी। फरहाद बाप की गुजारिश पर लब सख्ती से भींच गया। वो भी तैश में पलटा था। ये सब उसकी भी बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। फारा तेज़ कदमों से दाग के दरवाजे तक पहुंचने को दी जब फरहाद ने उसे बाजू से पकड़ कर रोका। वो झटके से रुकी थी और एकदम उसके खींचने पर उससे ही टकराई थी। इस तसादुम का दोनों पर कुछ खास असर ना हुआ था। इस वक्त दोनों गुस्से में थे। फरहाद ने उसे सिर्फ रोका नहीं था बल्कि ज़बरदस्ती पकड़कर कमरे की तरफ ले जाने लगा। छोड़ो मुझे, वो चीखी थी, लेकिन फरहाद पर कोई असर ना हुआ। वो यूं ही उसे खींचता हुआ कमरे में ले जाने लगा, उसके नहीं अपने कमरे की तरफ। वो मुसलसल जोर लगाकर अपना बाजू उसके गिरफ्त से निकाल रही थी, लेकिन वो उसे खींचता ले जाता रहा। लाउंज खाली था, ड्राइंग रूम भी। वो गुस्से से मुसलसल ऊंची आवाज़ में बोल रही थी। क्या कर रहे हो? मुझे जाना है, तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। फरहाद ने उसे कमरे में ले जाकर उसे झटके से छोड़ा और दरवाज़ा बंद किया। जब वो पलटा, फारा गुस्सा और नागवारी भरे अंदाज में उसे देख रही थी। क्या कर रहे हो तुम? क्या? वो चिल्लाई थी। क्या कर रहा हूँ मैं? बताओ मुझे। फरहाद भी भड़क कर बोला। तुम्हें नहीं मालूम तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे ज़बरदस्ती नहीं रोक सकते। फारा ने बेखौफ अंदाज में उसकी आंखों में देख कर कहा। मैं रोकना भी नहीं चाहता, लेकिन मेरी मजबूरी है तुम्हें रोकना। फरहाद दांत पीस कर बोला। तुम मत रोको, मजबूर नहीं हो तुम। फारा के अंदाज में नफरत सी थी। सुनो तुम्हारी वजह से मेरा भाई जेल गया है और तुम्हारी वजह से हम सबकी ज़िंदगियों में जो मुश्किलें आई हैं उसका हल है ये निकाह। मजबूर हूँ मैं, समझी? और अब बिना कोई बहस के निकाह करो, मज़ीद मुश्किलें मत पैदा करो हमारे लिए। उसके नज़दीक आकर उसकी आंखों में गैसो गज़ब से देखकर फरहाद उंगली उठाकर बोला। और इशाल? फारा ने तंज़िया अंदाज में उसे कुछ याद दिलाया जो शायद वो भूल चुका था, लेकिन वो भूला कब था? ये फारा का ख्याल था कि वो भूला था। अपनी ज़ुबान से उसका नाम भी मत लो। ये निकाह सिर्फ मजबूरी है मेरी, शादी मैं इशाल से ही करूँगा। तुम जितना कर चुकी हो ना, हमारे लिए काफ़ी है। मज़ीद परेशानी मत दो हमें, समझी? उसने फारा को अच्छी तरह बावर करवाया था और फारा को उसकी बात चुभी थी। फरहाद मलिक, कोई ज़रूरत नहीं इस निकाह की, और तुम मुझ पर, वो भिपरे अंदाज में बोली, लेकिन फरहाद ने उसकी बात पूरी ही ना करने दी। चुप, एकदम चुप। तुम मज़ीद तमाशा मत लगाओ हमारा, बहुत कर चुकी हो। अब तुम सिर्फ चुप रहोगी और चुपचाप ये निकाह करोगी। फरहाद को इस वक्त फारा पर इतना ही तैश था और गुस्सा था। वो नहायत ही बुरे अंदाज में उसे टोक कर बोला। फारा का चेहरा बेइज्जती के एहसास से मुतगय्यर हुआ था। वो कहकर कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद करता बाहर गया था और फारा पीछे साकित खड़ी रह गई थी।
फरहाद का फ़ोन मुसलसल बज रहा था जिसे वो इग्नोर कर रहा था। जानता था इशार उसे फ़ोन कर रही थी। इशार लाहौर में नहीं थी, वो आज ही अपने बाबा के साथ अपने फुप्पो के पास कराची गई थी। अपने जाने का मुतालिक उसने कल रात उसे बताया था। उसका ये प्रोग्राम काफ़ी दिन से था और वो जानता था कि वो अब उसे कॉल क्यों कर रही थी, लेकिन वो उससे फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके साथ भी अपना दिमाग लगाए। ये तो उसे पक्का मालूम था कि अम्मा ने फ़ोन करके निकाह के मुतालिक सब बता दिया होगा, लेकिन इस वक्त वो बेबस था और ज़िंदगी में इससे ज़्यादा खुद को बेबस कभी महसूस नहीं किया था उसने। अम्मा की नाराज़गी, भाई जेल में, भाभी की परेशानी और बाबा की फ़िक्र, वो जैसे पागल होने को था, लेकिन हुआ नहीं था। निकाह के बारे में सुनकर फरहत बेगम की तबीयत तो ख़राब हुई ही थी, लेकिन गुस्सा भी आसमान को छू गया। लेकिन वो बेबस थी, चाहकर भी कुछ ना कर सकती थी। जब फरहाद ही निकाह करने को तैयार था तो वो पीछे रह क्या जाता है। उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी फरहाद को रोकने की, लेकिन वो नहीं माना। अम्मा जान, मैं बाबा जान को ज़ुबान दे चुका हूँ। और उस ज़ुबान का क्या जो इतने सालों से तारिक को दी थी? इशाल को क्या जवाब दोगे? वो उसे तीखी नज़रों से देख कर बोली। अम्मा प्लीज़, आप जानती हैं मैं ये सब बाबा के लिए कर रहा हूँ। तुम्हारे बाप का दिमाग ख़राब हो चुका है और अब तुम भी। वो गुस्से से बेहाल होकर बोले। निदा भाभी उनका हाथ पकड़कर सहला रही थी। प्लीज़ अम्मा, मैं पहले ही बहुत परेशान और उलझा हुआ हूँ, मुझे और परेशान मत करें। वो जिद हुआ। तो सुन लो, तुम्हें चाहिए तुम अपने बाप को जीना ठोक कर जवाब दो कि तुम इशाल के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकते, और तुम तो पहले ही हार मान चुके हो। मर्दों वाली बात करो फरहाद मलिक। फरहत बेगम को ऐसी बातों का मकसद उसे उकसाना था। अब भी वक्त था कि अगर उनकी बातें असर कर जाती तो वो अभी अपने बाप को इनकार करके बाजी पलट सकता था। उनकी बात पर फरहाद का चेहरा सुर्ख हुआ था। अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं अम्मा, फैसला हो चुका है। वो बहुत जब्त करके बोला था। मैं कभी उस लड़के को बहू की हैसियत से तस्लीम नहीं करूँगी और उससे शादी के बाद तुम्हें भी नहीं बुलाऊंगी। कभी माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें, न तुम्हारे बाप को। तारिक को भी आज ही कराची जाना था। अगर यहाँ होता तो देखती कैसे तुम्हारे बाप की चलती, लेकिन अब मैं उससे कैसे नज़रें मिलाऊंगी? तुम और तुम्हारे बाप ने मुझे सारे ख़ानदान में जलील करके रख दिया है। उस कल की आई लड़की की इतनी फिक्र है और जो इतने सालों से रिश्ता जोड़ा उसकी कोई परवाह नहीं। फरहत बेगम अब रो रही थी। फरहाद उनको ऐसे नहीं देख सकता था। उठकर उनके पास आया, उन्हें साथ लगाना चाहा। अम्मा जान प्लीज़ पीछे हटो, कोई माँ नहीं है तुम्हारी, मर गई मैं आज से तुम्हारे लिए। फरहत बेगम ने उसके हाथ झटके और पीछे किया। फरहाद को फिर भी कोई असर ना हुआ था। वो ज़बरदस्ती उनको चिपक गया। वो उसकी गिरफ्त से निकलने को मचलने लगी, लेकिन फरहाद ने भी गिरफ्त ढीली ना की और इनके बोसे लेने लगा। मेरी प्यारी अम्मा, कोई माँ नहीं तेरी मैं, पीछे हट, अपनी हड्डियाँ ना चुभो मुझे। वो चिढ़कर बोली थी। निदा को इतनी टेंशन के बावजूद उन दोनों को देखकर हंसी आ गई, जिसे उसने जब्त किया। फरहाद उनके माथे पर लंबा सा बोसा लिया और पीछे हट गया। दवाई टाइम से खाकर सो जाइए, फिर कल भाई आकर डांटेंगे दवाई क्यों नहीं खाई थी। वो कहता हुआ उठा था। फरहत बेगम ने नाराज़गी से चेहरा दूसरी सिमत कर लिया। फरहाद ने निदा भाभी को इशारा किया तो उन्होंने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में सर हिलाया। फरहाद कमरे से बाहर निकल गया और नीचे गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा, जहां निकाह के लिए मौलवी, वकील और उसके चंद दोस्त मौजूद थे। फरहाद के जाने के 15 मिनट बाद नदीम साहब मौलवी और वकील दोनों के साथ आए थे और आते ही निकाह की कार्रवाई शुरू करने लगे। फारा को अजीब लगा। उसने सर पर दुपट्टा लिया और गायब दिमाग से सर झुकाकर बैठ गई। फारा इकराम मलिक वल्द मलिक इकराम अली, क्या आपको फरहाद मलिक वल्द नदीम मलिक बहैसियत शौहर कबूल हैं? मौलवी के बोले गए जुमले उसका जहन माऊफ कर रहे थे। वो खामोश थी, कुछ ना बोली। कुछ देर बाद नदीम मलिक के इशारे पर मौलवी ने वही सब दोहराया था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। फारा ने एक सांस में बोला था और अपनी बेबसी पर रो पड़ी। नदीम मलिक ने उसके सर पर हाथ रखा और बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। सिसकियां हिचकियों में बदली थीं। किस्मत ने हर बारी उसके साथ अलग ही खेल खेला था। कुछ नया ही होता था उसके साथ। जिंदगी में फारा ने इस वक्त खुद को बेहद टूटा हुआ महसूस किया था। सब आस उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इस वक्त उसे लग रहा था कि कुछ बाकी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं। नदीम मलिक फारा के पास जाना चाहते थे लेकिन नहीं गए। उन्हें एहसास था फारा पर इस वक्त क्या बीत रही होगी, लेकिन बीत तो उन पर भी रही थी। ये सब उनके लिए भी आसान नहीं था। वो अच्छी तरह समझते थे कि निकाह तो हो चुका था, लेकिन निकाह के बाद वाली सूरत बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली थी। वो फरहत बेगम के पास भी नहीं जाना चाहते थे। जानते थे कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगी और बजाय कि उनकी किसी बात को समझने के अपनी बात ही करेंगी, जिससे मज़ीद इख्तलाफात बढ़ते। सो उन्हें उस वक्त उनके पास भी जाना मुनासिब न लगा। वो खामोशी से दूसरे कमरे में गए थे। काफ़ी थक भी चुके थे। अब किसी से मज़ीद बहस की भी हिम्मत ना थी उनमें। वो आंखें बंद के सोफे पर ही बैठे थे जब फरहाद कमरे में आया। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें दवाई और दूध का गिलास था।
नदीम मलिक जो आंखें बंद किए जाने कहाँ गुम थे, उन्हें उसकी आमद की खबर ना हुई। फरहाद बिना आवाज किए ट्रे रखकर वैसे ही खामोश खड़ा उन्हें देखने लगा। उनके चेहरे पर थकन के आसार तो थे, लेकिन दुख और तकलीफ का तासुर भी चेहरे पर था। फरहाद अपने वालिदैन से बहुत प्यार करता था। सब करते हैं अपने माँ बाप से मोहब्बत, वालिदैन की मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है। लेकिन इस मोहब्बत की कदर, अपने वालिदैन की कदर कोई कोई ही जान सकता है, हर कोई नहीं। अगर हर कोई जानता तो दुनिया में कभी ओल्ड होम ना होते। और किस्मत वाले होते हैं जो अपने माँ बाप के लिए अपनी खुशियाँ भी त्याग देते हैं और अपनी ज़िंदगी में उनको ऊंचे मकाम पर रखते हैं, अपने फैसलों में उनको अव्वलीन तरजीह देते हैं। फरहाद के लिए फैसला मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं। जब बाबा ने उससे शादी की बात की थी, इस वक्त उनको मना करके भी दुखी हुआ था। और जब दूसरी बार बात की तो फरहाद को सिर्फ वो नजर आए थे, उनका भरम नजर आया था। बाकी सब जैसे पसे पुष्ट चला गया था। वो उसके बाप थे, अगर उससे कुछ मांग रहे थे और मुसलसल मांग रहे थे तो वो कैसे इनकार कर देता। उसे डर लगा था, उनकी बात ना मानकर भी वो इशाल के साथ खुश नहीं रह सकता था। एक कसक से जिंदगी भर रह जाती। लेकिन जाने क्यों बाबा की बात मानकर उसके दिल में किसी किस्म की कोई बेचैनी नहीं हुई थी। वो खुद हैरान था। निकाह के वक्त और बाद में भी उसका दिल एक ऐसी नदी की तरह था जो पुरसकून से बह रही होती है थी। ऐसी ही पुरसकून सी कैफियत में वो था। हाँ, मानता था परेशानियां भी खत्म नहीं हुई थी। आने वाले कल को जाने क्या क्या होना था। अभी उसको इशाल का सामना भी करना था, जो सबसे कठिन मरला था। अभी तो बहुत कुछ देखना था और अम्मा भी नाराज थी, लेकिन वो मना लेगा उनको। उसने ये कदम सिर्फ बाबा के लिए उठाया था। बाबा को अपनी पूरी जिंदगी में उसने कभी ऐसे नहीं देखा था। बाबा बहुत हिम्मत वाले थे, बहुत मजबूत। लेकिन फरहाद को अब लगता था कि उनकी हिम्मत खत्म हो चुकी है और उनको सहारे की ज़रूरत है, और उनको ऐसे बेबस नहीं देख सकता था। वो अम्मा और भाई को नहीं समझा सका था। वो उसे इतनी जल्दी हार मानने पर बुरा भला कह रहे थे, कम हिम्मत समझ रहे थे। लेकिन वो अपने बाबा को ऐसे नहीं देख सकता था। वो उन्हें नहीं समझा सकता था ये बात, या शायद वो समझना ही नहीं चाहते थे। फरहाद ने सोच पर गहरी सांस ली थी। बाबा जान, दवाई खा लें। उसने सब सोचों को झटक कर उन्हें बुलाया जो उसकी आवाज़ पर चौंके थे। आपने आज की कोई दवाई नहीं खाई। वो सीधे हुए तो फरहाद भी साथ वाले सोफे पर बैठकर उनके जानिब दूध का गिलास बढ़ाता हुआ बोला। वो गिलास पकड़कर हल्का सा बेदिली से मुस्कुरा कर रह गए और दूध पीने लगे। क्या हुआ बाबा, कोई और परेशानी है क्या? फरहाद उनके अंदाज पर पूछे बिना न रह सका। परेशानी से उन्हें देखने लगा। नहीं, कोई नहीं। वो आयशा से बोले तो फरहाद खामोश हो गया। दूध पीकर उन्होंने गिलास रखा तो फरहाद ने उनको दवाई थमाई। 2 घूंट पानी से उन्होंने दवाई खाई। चलें, अब लेट जाएं और सो जाएं। फरहाद कहते हुए उठा। वो उठकर बेड की जानिब गए और लेट गए। फरहाद उन पर चादर देने लगा। फरहाद, उन्होंने पुकारा तो वो उनके जानिब देखने लगा। तुम नाराज तो नहीं हो ना? वो शिकस्ता दिली से उससे पूछ रहे थे। फरहाद उनके पास बैठ गया और उनका हाथ थाम लिया। नहीं। फरहाद के लहजे में सच्चाई की झलक थी। फरहाद ने उनको मुस्कुरा कर देखा ताकि उन्हें उसकी बात का यकीन आ जाए। नदीम मलिक के चेहरे पर सुकून फैल गया था। तुम फिक्र मत करना, मैं तारिक से बात कर लूँगा और उसे समझा दूंगा, और तुम्हारी अम्मा को भी। वो मजीद बोले। फरहाद समझ रहा था कि वो उसे तसल्ली दे रहे थे। मुस्कुराकर उन्हें देखने लगा। बाबा जान, मुझे कोई फिक्र नहीं है, आप बेफिक्र हो जाएं। फरहाद ने उनका हाथ दबाकर यकीन दिलाया तो वो खामोश हो गए और सामने लगी पेंटिंग पर नजरें जमा दी। कुछ पल बाद वो फिर उसकी जानिब देखने लगे। फरहाद उनकी जानिब भी मुतवज्जे था। फौरन, मेरी कसम खाओ कि कभी फारा को नहीं छोड़ोगे, चाहे जो भी हो जाए, उसका ख्याल रखोगे। उनके कहे अल्फाज पर फरहाद ने गहरी सांस भरी। वादा? नहीं, ऐसे नहीं, कसम खाओ। नदीम मलिक उसके एक हरफी जवाब पर मुतमिन ना हुए थे। आपकी कसम बाबा। फरहाद ने उनको फिर से यकीन दिलाया। नहीं कहो कि आपकी कसम बाबा, मैं फारा को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए उसका ख्याल रखूंगा, उसे खुश रखूंगा। नदीम मलिक अभी भी मुतमिन ना हुए थे। वो सारी बात कहकर उसे देखने लगे कि वो अब भी ये सब दोहराए। आपकी कसम बाबा, मैं फारा को कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो भी हो जाए, हमेशा उसका ख्याल रखूंगा, उसे खुश रखूंगा। फरहाद को उनके सर पर हाथ रखकर यकीन ही दिलाना पड़ा। ठीक है, अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, वो मुतमिन होकर बोले। उनके अंदाज पर फरहाद ने ठंडी सांस भरी। कमाल है बाबा, आप भी। जब आपके कहने पर शादी कर लिया तो अब उसको निभाऊंगा भी। अब अपने लफ्ज़ों से मुकरने वाला इंसान नहीं हूँ मैं। जानता हूँ, मेरा बेटा बहुत खालिस दिल वाला है। बाबा के अंदाज में मोहब्बत थी। फरहाद ने मुस्कुराकर उनको देखा, उठकर लाइट बंद की और कमरे से बाहर निकल आया।
फारा रोते रोते खुद ही चुप कर चुकी थी। कुछ देर तो यूं ही खुली आंखों से बेसबब एक जगह नजरें टिकाए बैठी रही। फिर आहिस्ता आहिस्ता आंखें बोझल होकर बंद होना शुरू हो गई तो उसने थक कर आंखें बंद कर ली। 2 सीटर सोफे पर पांव ऊपर रखे, सोफे की पश्च पर सर रखे, अपने घुटनों को सीने से लगाए, एक हाथ घुटने पर था और एक सर के नीचे था। आंखें बंद की तो नींद में कब गुम हुई पता न चला और जिस वक्त फरहाद कमरे में आया वो गहरी नींद में थी। दरवाज़ा बंद करके पलटा तो नज़र सोफे पर पड़ी। फारा इस वक्त पूरी तरह गाफिल थी। ये इतने दिनों की शब-ए-दारी का नतीजा था। उसके असाब इस कदर थक चुके थे कि वो इस कदर बेआराम सी हालत में भी ऐसी गहरी नींद में थी। फरहाद ने एक नज़र उसे देखने के बाद चेंज करने वॉशरूम गया। 10 मिनट का शॉवर लिया जिससे जिस्मानी सुकून मिला। बाहर आकर बाल संवारे और लाइट ऑफ करता बेड पर जाकर लेट गया और आंखों पर बाजू रख लिया। कमरे में एकदम खामोशी छा गई। घड़ी की सुई की टक टक के साथ फारा की उथल पुथल होती सांसों की आवाज़ फरहाद के कानों में बखूबी आ रही थी। कुछ देर में उसे महसूस हुआ कि वो कुछ बड़बड़ा भी रही थी। जाने क्या, फरहाद को समझ नहीं आ रही थी और वो इस वक्त समझना भी नहीं चाहता था। वो सोने की शऊरी कोशिश करते हुए चादर सर तक तान गया। सुबह उसकी आंख जल्दी खुल गई। उठकर घड़ी में वक्त देखा तो 7 बजने वाले थे। निगाहें खुद ब खुद पलटकर सोफे तक गईं तो फारा सिमटी हुई गठरी सी बनी अभी तक 2 सीटर सोफे पर ही सो रही थी। सोफे की जानिब करवट लिए अपना चेहरा उसने सोफे की पश्च पर छुपाया हुआ था। एक बाजू अपने नीचे लिए दूसरा चेहरे पर रखा था। दोनों टांगों को पेट तक इकट्ठा किए सो रही थी। दुपट्टा आधा सोफे की हत्ती पर था और आधा नीचे, लेकिन कपड़े बेतरतीब नहीं थे। ऐसा लग रहा था वो सोते में भी चौकन्ने थी। फरहाद ने नजरें हटाकर अलमारी से अपने कपड़े निकाले और वॉशरूम चला गया। नहाकर फ्रेश बाहर आया। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल ब्रश कर रहा था जब फारा कसमस आई थी। फरहाद की नजरें न चाहते हुए भी उस पर टिक गईं। शायद वो उसके तासरात देखना चाहता था। फारा ने मुंदी मुंदी से आंखें खोली तो सोफा ही नजर आया। वो आहिस्ता से सीधी होकर उठी और गर्दन मसलने लगी। नींद में तो पता नहीं चला, लेकिन तंग जगह पर सोने से अब गर्दन और कंधे में दर्द सा महसूस हो रहा था। फरहाद ने उस पर से नजरें हटाकर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखा और मोबाइल, वॉलेट और चाबियां अपनी जेब में रखने लगा। आवाज़ पर फारा ठटके और सर उठाकर देखने लगी तो फरहाद पर नजर पड़ते ही उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। वो सांस रोके फरहाद की पश्च को देख रही थी जो मोबाइल पैंट की जेब में रख रहा था, और जब वो पलटा तो उसके चेहरे पर संजीदा तासुरात थे। फारा ने उस पर से नजरें हटा ली तो निगाहें अपने ही दुपट्टे तक गईं जो आधा सोफे पर और आधा नीचे लटक रहा था। फरहाद उस पर कोई तवज्जो दिए बगैर बेड के साथ रखे साइड टेबल पर गया। वहाँ पर फ़हीम की ज़मानत से मुतल्लिक कागजात का फोल्डर पड़ा था। वो फोल्डर उठाया और फारा की जानिब निगाह किए बगैर कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद फारा ने मुर्दा दिली से दुपट्टे की जानिब हाथ बढ़ाया था। न्याज़िक हाउस में कल रात खुशी का समा था। उनको 100% यकीन था कि नदीम मलिक अपने बेटे को बचाने के लिए फारा को उनके हवाले कर देगा। उनके ख्याल में फारा इतनी भी अजीज़ नहीं होगी उनको कि उसके लिए वो अपने बेटे के लिए मुश्किलात खड़ी कर देते। रात सबकी पुरसकून गुजरी थी, लेकिन सलीम न्याजी कुछ ज़्यादा ही मस्ती में था। वो तसव्वुर में जाने कहाँ कहाँ पहुँच चुका था और जाने क्या कुछ कर चुका था फारा के साथ। लेकिन उस रात की सुबह उनका सुकून दरहम बरहम हो गया जब सलीम न्याजी को पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया। हाँ बोलो इंस्पेक्टर साहब। खूब तवाज़ा की फिर उस लड़की की। तवाज़ा को छोड़िए साहिब, लड़का यहाँ से जा चुका है। क्या बक रहे हो? उसकी बात पर सलीम नागवारी से बोला। जनाब बड़ी पहुंची हुई सिफारिश आई है। बड़ा अफसर साथ आया था और लड़के का कोई कसूर भी ना था। लड़की का मामू आया था साथ, सारी बात बताई और लड़के को लेकर चला गया। इंस्पेक्टर ने सारी बात सुकून से बताई। उसे तो पैसों से मतलब था जो वो ले चुका था, लेकिन सलीम का सुकून ख़त्म कर चुका था। सलीम ने खुद को गाली देने से बामुश्किल रोका और गुस्से में फ़ोन काट दिया और कमरे से बाहर निकल गया। जावेद न्याजी और आसमा नाश्ते से लुत्फानंदोज हो रहे थे। सलीम न्याजी को गुस्से से आता देखकर दोनों हैरान हुए और सवालिया नज़रों से उन्हें देखने लगे। निकल गया है वो गाली वहाँ से। सलीम ने आते ही गालियों से बात शुरू की और इतने से जुमले में अल्फाज से ज़्यादा गालियाँ थीं। जावेद न्याजी का चाय वाला हाथ वापस प्लेट तक गया। क्या मतलब? वो ना समझी से उसे देखते पूछ रहा था। सलीम की बात और गालियों के बीच वो दोनों बात समझ ही नहीं पाए थे। भाभी तेरा भाई आया था, ले गया उसको। सलीम आसमा को देखकर तंजिया हुआ था। किसे? कैसे? तुमने तो कहा था फिक्र की कोई बात नहीं, अच्छे खासे पैसे खिलाए हैं। वो कोई बड़े अफसर समेत पहुंच गया पुलिस और सारी बात की उसने कि माँ का कोई ताल्लुक नहीं, वो अपने बाप के घर है। सलीम न्याजी का गुस्सा कम होने में नहीं आ रहा था। उसकी बात सुनकर जावेद और आसमा दोनों का रंग उड़ गया। वो लोग तो जश्न मना रहे थे, ऐसा भी हो जाएगा सोचा भी नहीं था। अब साले साहब को इस सब में पढ़ने की क्या ज़रूरत आ गई थी? जावेद ने चुपती नज़रों से आसमा को देखा। मुझे क्या पता कौन सी मोहब्बत जाग गई उसके लिए। उनके अंदाज पर आसमा ने चिढ़कर बोली थी। मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा उसे।
अब बात मेरी ज़िद की है। फारा को वहाँ से निकाल के ना लाया तो मेरा नाम भी सलीम न्याजी नहीं। सलीम न्याजी के लिए उस मोड़ पर हार मारना आसान नहीं था। उसके लहजे में आँच थी। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे, अब मैं ही करूँगा जो भी करना है। जावेद न्याजी ने उसे रोका और मोबाइल पर नंबर मिलाते हुए बाहर निकल गया। सलीम न्याजी ने जावेद के जाने के बाद गुस्से में शीशे का गिलास उठाकर दीवार पर मारा था। साकिब अली खुद फ़हीम को लेकर घर आए थे। फरहाद और नदीम मलिक उनसे मिले और उनका शुक्रिया अदा किया। जवाब में उन्होंने सिर्फ एक बात ही कही थी, शुक्रिया की कोई बात नहीं। मुझे खुद बहुत अफसोस और शर्मिंदगी है कि आपकी फैमिली सब में इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन आप फारा से जुड़े हैं तो ये सब तो होगा ही। अब मुझे पूरा यकीन है आप फारा का ध्यान रख पाएंगे बहुत अच्छे से। आखिर में साकिब अली फरहाद को देखकर हल्का सा मुस्कुराए थे। फरहाद ने बहुत मुश्किल से अपने तासुरात को नॉर्मल रखा था। इसे तो इस सारे मामले में पढ़ने का कोई शौक ना था, लेकिन अपने बाबा की वजह से वो पढ़ चुका था। फरहाद बेटा, जाओ फारा को ले आओ। जी बाबा। फरहाद को नाचार उठना ही पड़ा, लेकिन उसने अभी अंदर जाकर मुलाजिम से ही आगे फारा को पैगाम पहुंचाया था। फारा कमरे में ही थी, ना खुद बाहर निकली ना ही कोई आया था। क्या करे क्या ना करे, बीच में फंसी हुई थी। तंग आकर बैग से अपने कपड़े निकाले और नहाने चली गई। नहाकर अभी बाहर ही आई थी कि दरवाज़ा खटका। वो शशुपंज में खड़ी रही कि फिर से दस्तक हुई। कौन? मैम, नीचे साहब बुला रहे हैं आपको। कौन से साहब? फरहाद साहब। उसके जवाब पर फारा हैरान हुई थी। अच्छा, आ रही हूँ। फारा ने दुपट्टे से गीले बालों को 2-4 झटके दिए और फिर यूं ही गीले बालों को लपेटकर कैचर लगाया और ऊपर से दुपट्टा लिया। बाहर निकली तो कोई नजर न आया। खैर, वो यूं ही आगे चलती रही, कोई तो नजर आ ही जाएगा। लेकिन कमरों के दरवाजे बंद थे। सिर्फ किचन में ही खटपट नजर आई। वो किचन की जानिब गई, सोचा मुलाजिम से ही कुछ पूछ ले। फरहाद, मुझे तो ये परेशानी खाई जा रही है कि इस शाल पर क्या गुजरेगी। वो तो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किचन का दरवाज़ा 6-7 कदम की दूरी पर था जब उसे अंदर से आवाज़ आई। वो वहीं रुकी थी। मैंने ये सब जानकर नहीं किया भाभी, उसे भी मुझे समझना चाहिए। अगर वो समझेगी तभी हमें रिश्ता कायम हो सकेगा। फरहाद की आवाज़ वाज़ेह थी और लहजा भी किसी किस्म की झिझक से साफ था। बात तो तुम्हारी सही है, क्या तुम अब उससे शादी करोगे? निदा भाभी उसी उलझन में फंसी थी। जी, उसे ही शादी करूँगा, मैं क्लियर हूँ इस मामले में। फरहाद का अंदाज दो टोक था। लेकिन अब सारी बात तो इशाल की है ना, अगर वो चाहेगी तो कुछ होगा। लड़कियाँ इसे बर्दाश्त नहीं करती। निदा भाभी ने गहरी सांस भरकर कहा। फारा ने आगे से सुनना ही नहीं चाहा। अब फरहाद क्या जवाब देता है। वो वहाँ से पलट गई और बाहर की जानिब अपने कदम बढ़ाए। इतनी चीज़ें और वाक़यात क्यों आगे पीछे हुए और अब ये निकाह। अगर निकाह करना ही नहीं था तो मर्द बनकर इनकार करते हो फरहाद मलिक, ना कि मेरे साथ ज़बरदस्ती। तुम मर्द सिर्फ अपने माँ बाप के ही सगे होते हो और किसी के नहीं। फारा ने कुड़ते दिलो दिमाग से सोचा था। अरे फारा, मैंने कब से भेजा है फरहाद को तुम्हें बुलाने, तुम्हारे मामू आए हैं। नदीम मलिक के आवाज़ पर वो सोचों से बाहर निकली थी। चलो, वो इंतज़ार कर रहे हैं। फारा खामोशी रही और खामोशी से ही उनके पीछे गई थी। अस्सलामुअलैकुम। उसने कमरे में दाखिल होते सलाम किया तो साकिब अली उठ खड़े हुए। कैसी हो बेटा? उसके सर पर हाथ रखकर उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए पूछा। ठीक, आप कैसे हैं? और नाना? फारा ने सोफे पर बैठकर पूछा। वो भी बैठ चुके थे। मैं भी ठीक हूँ और नाना भी पहले से कुछ बेहतर है। किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं ना? फारा को उनका अंदाज आज इस दिन की निस्बत बेहतर महसूस हुआ। आज उनके अंदाज में अपनायत भी थी। नहीं, मैं ठीक हूँ। फारा को मुस्कुराकर जवाब देना पड़ा, जबकि दिल तो कह रहा था कि कह दे हाँ, बहुत परेशानी है, बिल्कुल सुकून नहीं है यहाँ। किसी चीज़ की ज़रूरत है? कुछ चाहिए? फारा नहीं जान सकी कि वो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ रहे हैं या सच में उसकी परवाह में पूछ रहे हैं। फारा का दिल किया कि कह दे मुझे सुकून चाहिए, सिर्फ सुकून। क्या वो दे सकते हैं आप? लेकिन बोली तो बिल्कुल मुतरादिफ बोली। नहीं, सब कुछ है। कुछ देर बाद नदीम मलिक के साथ बात करने के बाद उन्होंने इजाज़त मांगी और वो चले गए। नदीम मलिक उन्हें रुखसत करने बाहर तक गए। अंदर आए तो वो सोचों में गुम बैठी थी। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो फारा? नहीं, वो गहरा सांस भरकर बोली थी। लेकिन इस सब मसले का हल निकाह के अलावा भी तो कुछ हो सकता था। पता नहीं, लेकिन मुझे इस सब में सिर्फ ये नज़र आया कि तुम हमेशा के लिए अब मेरे पास रहोगी। सिर्फ पास, लेकिन खुश नहीं। वो कहना चाहती थी लेकिन खामोश रही, बस पसंदमर्दगी से मुस्कुराई। इससे पहले कि नदीम मलिक से मजीद कुछ कहते अंदर से शोर की आवाज़ें आने लगी। नदीम मलिक उठकर अंदर गए। फारा ने भी उनके पीछे गई, लेकिन दरवाजे पर पहुँच के उसके कदम थमे थे। तुम ये कैसे कर सकते हो फरहाद? सिर्फ 2 महीनों बाद शादी थी हमारी, तुम ऐसे किसी और से शादी कैसे कर सकते हो?
इशाल सख्त गुस्से में कांप रही थी। निदा भाभी ने उसे पकड़ा हुआ था, लेकिन फिर भी वो संभलने में नहीं आ रही थी। तारिक साहब भी चेहरे पर नागवारी सजाए खड़े थे। इशाल, सुकून और तसल्ली से भी बात हो सकती है। तारिक अंकल, आइए हम बैठकर बात करते हैं। फ़हीम भाई ने मामले को सुलझाना चाहा, हालांकि वो बहुत खुद थके हुए थे। इस वक्त वो आराम करना चाहते थे, लेकिन इशाल और तारिक अंकल को संभालना ज़्यादा अहम था। इशाल, मैं तुमसे सब बात करता हूँ, लेकिन पहले रोना बंद करो। फरहाद ने सुकून से इशाल को देखा। उसकी बात पर इशाल ने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। अंकल आइए, हम आपसे बात करते हैं। चीज़ें कुछ इस तरह से हो गई कि ये सब करना पड़ा। फ़हीम, तुम मुझे सब में क्या सफाई दोगे? क्या? तारिक साहब का लहजा तुर्शी लिए हुए था। तारिक साहब, बैठकर बात करेंगे तो ही मालूम होगा आपको। उनका लहजा नदीम अली को नागवार गुजरा तो वो भी बोले बिना ना रह सके। अंकल आइए प्लीज़। फ़हीम ने मामले को बिगड़ते देखकर अंकल को इजाज़त भरे अंदाज में कहा तो वो माथे पर बल लिए अम्मा के कमरे की तरफ बढ़े। उनके जाने के बाद फरहाद ने इशाल का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले गया। दरवाजे पर खड़ी फारा ने सब देखा था। नदीम मलिक और फ़हीम भी तारिक के पीछे कमरे में गए थे। निदा भाभी किचन में गई थी। जिस कमरे में वो सब गए थे वहाँ से बुलंद आवाज़ें आ रही थी, जिसमें बुलंद आवाज़ फरहत बेगम और तारिक अंकल की थी। थोड़ी देर बाद शोर थमा। क्या बताओगे फरहाद अब तुम मुझे कि ये शादी क्यों की? 100,000 वजह भी होंगी, हर वजह दुरुस्त भी हो, लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो कुछ भी हो जाता, तुम ये शादी कभी नहीं करते, कभी नहीं। फरहाद। इशाल कमरे में आते ही फट पड़ी थी। फरहाद खामोशी से सिर्फ उसको बोलते सुन रहा था। बस या कुछ और? वो खामोश हुई तो फरहाद ने उसे पूछा। जवाबन इशाल ने जख्मी निगाह उस पर डाली थी। देखो, सब वैसा ही होगा जैसे होना था, ये सब भूल जाओ। तुम ये कह रहे हो कि तुम मुझसे भी शादी करोगे? तुम्हें नहीं करनी मुझसे शादी। मुझे उस फरहाद से शादी नहीं करनी जो एक शादी कर चुका है ऑलरेडी। इशाल, वो सब वक्त की ज़रूरत है, तुमसे शादी मेरी ज़रूरत है, बहुत फ़र्क है। तुम मुझे इस बात पर माइल कर रहे हो कि तुमसे शादी कर लूँ अब? नहीं, ये तुम्हारा फैसला होगा कि अब तुम्हें शादी करनी है या नहीं। फरहाद ने देखा उसकी बात सुनने के बजाय वो किसी और तरफ मुतवज्जे थी। फिर वो खुले वॉशरूम के दरवाजे से अंदर चली गई। वापस आई तो उसके हाथ में कपड़ा था। ये तुम्हारा बेडरूम है? वो कपड़े लहराकर उसको देखते हुए पूछ रही थी। ये कपड़े क्या कर रहे हैं तुम्हारे बेडरूम में? वक्त की ज़रूरत, रात की ज़रूरत भी बन गई होगी फिर। इशाल ने दुख से कपड़े सोफे पर फेंककर अपने आंसू साफ करती कमरे से निकल गई। पीछे फरहाद शशदर खड़ा रह गया था। 2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन घर का माहौल तनाव भरा था। फरहत बेगम अब तक नाराज़ थीं, जिनकी वजह से फ़हीम और निदा भी सफारा के साथ तकल्लुफ़ी बरत रहे थे। उसका बैग और कपड़े मुलाजिम के हाथ इसी कमरे में पहुंचा दिए गए थे जहां वो रह रही थी, और उसके बाद उसका फरहाद से भी सामना नहीं हुआ। हाँ, खाना उसे वक्त पर मिल जाता था। 1-2 बार नदीम मलिक ने उसके साथ खाना खाया था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर उसे कोई नहीं बुलाता था। फारा अंदर ही अंदर सुलग रही थी। वो एक ऐसी कैद में थी जहाँ से वो चाहकर भी नहीं निकल पा रही थी। वरना तो दिल कर रहा था भाग जाए, लेकिन नहीं, भाग कर कहाँ जाती। कोई ऐसा नहीं था जो उसको संभाल लेता, उसको समझ लेता। कोई नहीं। ये रिश्ते जो उसे मिले थे उन्होंने उसे बेबस ही कर दिया था, लाचार कर दिया था। वो उससे ज़्यादा खुश तब थी जब वो उन सबसे दूर थी, और मुमकिन था यहाँ सबके रवैये को देखते हुए फारा अपने सोचे पर अमल कर भी लेती, लेकिन वो कर नहीं सकी, क्योंकि उसके अगले दिन ही आसमा और जावेद एक बार फिर उनके घर आए थे। इस बार वो लोग भी बड़े पुलिस ऑफिसर को खासी सिफारिश के साथ लाए थे। नदीम साहब, इन साहिबा का कहना है कि आपने इनकी बेटी को ज़बरदस्ती इस घर में रोक रखा है। पुलिस अफसर का अंदाज संजीदगी भरा था, लेकिन उस अंदाज में एक मतानत थी। नदीम मलिक उसके अंदाज से भांप चुके थे कि वो बड़ा ऑफिसर तो भले था, लेकिन एक अच्छा इंसान भी लग रहा था। नदीम मलिक ने उनके साथ अच्छे तरीके से सलाम दुआ की और इज्जत के साथ ऑफिसर को गेस्ट रूम में बिठाया। पुलिस ऑफिसर नदीम मलिक के इखलाक से मुतासिर हुआ था। जब भी बात करती हुई उसका अंदाज भी आम पुलिस वालों की तरह बुरा ना था। जबकि सारे अमल के दौरान आसमा और जावेद कड़वे घूंट पीते रहे। सिफारिश बड़े बड़ी लाए थे, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बताया था वो झूठ था। आसमा ने तो झूठी ममता जतलाने के लिए आज झूठे आंसू भी बहाए थे। सर, आपको गलत बताया गया है। वो बच्ची मेरी भतीजी है और बहू भी। वो इस घर में अपने शौहर के साथ रह रही है और खुश है। नदीम मलिक के बोले गए जुमले में लफ्ज़ बहू ने जावेद और आसमा दोनों को झटका दिया था। उन्होंने इस नहज पर सोचा भी ना था। इस वक्त दोनों के तासुरात देखने वाले थे। फरहाद इस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, ना ही नदीम मलिक ने उसे बुलाया। उनके ख्याल में वो ये मामला हैंडल कर सकते थे। अगर ऐसी बात है तो मैं उस बच्ची से अकेले में बात करना चाहता हूँ। पुलिस अफसर ने कुछ लम्हों बाद सोचकर कहा। जी ज़रूर, आप चाहें तो अंदर उसके कमरे में चले जाएं।
आप एक मामला फहम इंसान लग रहे हैं, बात को ज़रूर समझेंगे, हमें आप पर यकीन है। नदीम मलिक के लहजे में सच्चाई झलक रही थी। आसमा और जावेद को समझ नहीं आई वो क्या बोलें। अभी वो उसी जोड़ तोड़ में मसरूफ़ एक दूसरे को देख रहे थे कि नदीम मलिक अपनी हमराही में पुलिस अफसर को बाहर ले गए फारा के पास ले जाने के लिए। सर, फारा आपके बारे में नहीं जानती कि आप किस मकसद के लिए यहाँ आए हैं। आप उससे जैसे भी चाहें पूछकर तसल्ली कर सकते हैं। नदीम मलिक की बात पर पुलिस अफसर ने इस बात में सर हिलाया। फारा बेटा, यह आपसे बात करके कुछ तसल्ली करना चाहते हैं, आप बेफिक्र होकर उनकी बात का जवाब दें। नदीम मलिक दरवाज़ा नॉक करके अंदर गए और पीछे पुलिस ऑफिसर भी। फारा उन दोनों को देखकर और उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। फारा को कुछ समझ न आया वो किस बारे में बात कर रहे थे। जी बेटा, तो खुश हैं आप यहाँ? नदीम मलिक के जाने के बाद पुलिस अफसर ने उसे पहले हालचाल पूछा, फिर मुस्कुराकर पूछने लगा, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? उसने उलझन से उनको देखते हुए पूछा। आप जानती होंगी ना अपनी वालदा के मुतालिक, उनका यह दावा है कि आपको यहाँ ज़बरदस्ती रोका हुआ है। क्या ऐसी ही बात है? ऑफिसर का अंदाज़ अब संजीदा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी मर्जी से हूँ यहाँ। उनके कहने के कुछ लम्हों बाद वो बोली थी। और खुश भी हैं आप? जी खुश हूँ। ठीक है बेटा। उन्होंने मज़ीद कोई बात नहीं की और कमरे से निकल गए। पीछे फारा सोचों में उलझी बैठी थी। ये सब क्या हो रहा था? जो हो रहा था वो ठीक था क्या? अगर ठीक है भी तो वो खुश क्यों नहीं है? यूँ लग रहा था कोई भी खुश नहीं है। बेचैनी थी जो बढ़ती ही जा रही थी, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस दिन आसमा और जावेद नियाजी को फिर मुँह की खानी पड़ी और अपनी हार पर वो तिलमिला कर रह गए थे। फारा की ज़िंदगी के दिन वो बहुत बुरे थे। अनचाहेपन का एहसास हर पल था। सिवाय नदीम मलिक के उसके लिए वहाँ किसी के अंदाज में भी अपनायत न थी। उन्हीं दिनों नाना की वफ़ात हुई। लियाकत अली इस दारी फ़ानी से कूच कर गए। फारा नदीम मलिक के साथ उनके जनाजे पर गई थी। फ़हीम तो खुद ही बाबा के साथ जाने को तैयार हो चुका था। जो साकिब अली ने उसे जेल से रिहा करवाया था, उस लिहाज से उसे लगा उसे वहाँ जाना चाहिए। लेकिन फरहाद को बाबा ने कहा था तो गया, वो भी मुँह बनाए गुस्सा दिखाते हुए। फारा सब देख रही थी, भाप भी रही थी, लेकिन खामोश थी। वहाँ फारा को देखकर आसमा तो जली ही थी। सलीम नियाजी की आंखों में भी शोले लिपके थे। उनके नज़दीक फारा के हाथ से बहुत आसानी से निकल गई थी। बाकी का तो मालूम नहीं, लेकिन उसकी मर्दाना अना पर चोट पड़ी थी और वो बहुत बुरी चोट पड़ी थी। ऐसी चोट जो ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि फारा को देखते ही फिर वो चोट ताज़ा हो गई थी। उसका जहन नहीं चाल चलने लगा था। लियाकत अली के वफ़ात के बाद साकिब अली अपनी फैमिली समेत बाहर सेटल होने लगे थे। ये बात फारा को नदीम मलिक ने ही बताई थी। फारा भी उनसे यहाँ से जाने के मुतल्लिक बात करना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने उससे रुखसती की बात कर ली। लेकिन अगर फरहाद नहीं चाहता तो आप उसके साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? उनकी बात के जवाब में वो ये बोली थी। नदीम मलिक अपनी बात का ये जवाब सुनकर चौंके थे। क्या उसने तुम्हें कहा है कि वो खुश नहीं है? नहीं, उसने मुझे नहीं कहा, लेकिन मुझे तो ये भी मालूम है कि आपके अलावा कोई भी इस रिश्ते के लिए राज़ी नहीं है। मुझे ये बात भी किसी ने नहीं बताई, मैं महसूस कर सकती हूँ। ऐसा नहीं है, फरहाद ने मेरे सर की कसम खाई है कि वो तुम्हें खुश रखेगा। उनकी बात पर फारा बस उन्हें देख कर रह गई। कुछ लम्हों बाद वो कुछ बोलने के काबिल हुई। और मैं, मेरी खुशी, मैं कैसे उस इंसान के साथ खुश रह सकती हूँ जो मुझे मेरे लिए कभी खुश नहीं रख सकता? आप बताएं, क्या ये सही होगा? फारा ने उनको सवालिया अंदाज में देखा। मैं मानती हूँ आपको मेरी बहुत फिक्र है, लेकिन ये सब ठीक नहीं है। ताई अम्मा भी नहीं राज़ी। मेरी वजह से आप सब में इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं, दूरियां आ गई हैं, और ये एहसास मुझे बेचैन किए रखता है। हर पल अनचाहे होने का एहसास बेसकून किए रखता है। मैं ऐसी नहीं हूँ ताया जान, बिल्कुल ऐसी नहीं हूँ। आपने मुझे कमज़ोर कर दिया है। आखिर में फारा की आवाज़ डुबडुबा गई। नदीम मलिक उसकी बात पूरी सुनते सौकित थे। मुझे यहाँ से जाना है। अब मुझ में और हिम्मत नहीं है कि मैं यहाँ रह सकूँ। सारी ज़िंदगी के लिए तो शायद कभी भी नहीं। मैं बहुत खुददार हूँ। मेरी इज़्ज़त नफ्स कभी ये गवारा नहीं करेगी कि मैं एक ऐसे घर में रहूँ जहाँ मेरा वजूद सबके लिए अनचाहा है। मेरी मौजूदगी नागवार है। मैं नहीं रह सकती मज़ीद यहाँ। प्लीज़ मुझे वापस जाने दें, प्लीज़। फारा की आवाज़ आंसुओं की वजह से भीग सी गई थी। वो हाथ जोड़े उनसे गोया मिन्नत कर रही थी। नदीम मलिक ने उससे कुछ नहीं कहा, ना ही उसे चुप करवाया। बस खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल गए। उनके जाने के बाद हाथों में चेहरा छुपाए खुलकर रोने लगी।